एल्काइंस एंड अरीन्स, हाइड्रोकार्बन्स ये सारे हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अरीन। एल्केन होता है जिसमें कार्बन के सिंगल बॉन्ड, हर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड। एल्कीन है जहां कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है। एल्काइन है जहां कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। ठीक है। अरीन है एरोमेटिक, लाइक दिस। ठीक है, ये अरीन हो गया। अब इसमें देखो, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हमने पहले भी किए थे कि जिसने अपने सारे के सारे बॉन्ड बना लिए हैं वो सैचुरेटेड होता है, और जिसमें आप कोई चीज ऐड कर सकते हो वो अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, जिसमें आप ये भी पढ़ोगे कि जो बेंजीन है वो प्योर डबल बॉन्ड की तरह नहीं बिहेव करता, उसमें सिंगल और डबल ऑल्टरनेट पोजीशन पे है ये बॉन्ड, और वो उनका बिहेवियर भी डिफरेंट है बिकॉज उसमें रेजोनेंस होती है, वो हम उसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। ठीक है, सो वी स्टार्ट विद एल्केन्स। तो एल्केन्स में क्या, आपको मेन मेन पॉइंट में लिख देती हूँ, आप इनको शॉर्ट नोट्स की तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो मेन फोकस करना है आपने प्रेपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो एक फ्लो चार्ट सा हम बना लेंगे, जैसे जैसे करेंगे चैप्टर को एक फ्लो चार्ट सा बना लेंगे, और एंड वाले डे पे मैं आपको एक पेज पे पूरा प्रेपरेशन और एक पे केमिकल प्रॉपर्टीज। आपका ये जो पैटर्न है ये +2 के भी सारे चैप्टर्स में फॉलो होगा। हर चैप्टर का स्टार्टिंग में पहले उसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस, नेम, ठीक है, देन आइसोमेरिज्म, ये सब आपको, ठीक है, ये सब आपको पैटर्न में ऐसे मिलेगा कि नेमिंग होगी, आइसोमेरिज्म होगा, फिर उसके बाद प्रेपरेशन होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस करना होता है। दूसरी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस पे फोकस करना है। जीओसी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बता रहा है, लेकिन अब हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से रिएक्शंस पे फोकस करना है। कोई भी चीज अगर पूछी है तो उसमें अगर कोई रिएक्शन बनता है तो आपको वो देना है, थ्योरेटिकली नहीं लिखना। जैसे मान लो आपको इसमें नेमिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन एक है, तो अगर पूछे व्हाट डज वुड्स रिएक्शन, तो ऐसे नहीं लिख देना कि वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड में सोडियम डालते हैं तो एल्कीन बन जाता है। थ्योरी नहीं चाहिए आपको, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस लिखने हैं, तो प्रॉपर आपको वो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। जो भी पूछा है, डीकार्बोक्सिलेशन अगर पूछा है तो रिएक्शन लिखना है। थ्योरी साथ में 2 लाइनें लिखो कि उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, बट आपको मार्क्स जो है वो रिएक्शन के ही मिलेंगे। सिर्फ थ्योरी लिख के आओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो डोंट प्ले सेफ कि हमने लिख तो दिया कि इसमें क्या होता है। ठीक है, तो चलो, एल्केन है CnH2n+2, इसमें पहला मेंबर, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि एल्केन एक कार्बन का बन सकता है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन जब आप बनाते हो तो उसमें डबल बॉन्ड कैसे प्रेजेंट करोगे? ये इसके लिए आपको मिनिमम 2 कार्बन, ये एक कार्बन से भी, ये भी मीथेन है, ये भी एक एल्कीन है, 2 का भी बन रहा है, पर मिनिमम 1 का भी बन रहा है। लेकिन एल्कीन एक कार्बन में नहीं बन सकती, एल्काइन भी एक कार्बन में नहीं बन सकता, मिनिमम आपको 2 कार्बन एटम्स चाहिए। और बेंजीन का तो मतलब ही है C6H6, यहाँ हर कार्बन पे हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जो कि बस हम शो नहीं कर रहे। दिस इज C6H6 अरीन। ठीक है, ओके। अब ये जरूरी नहीं चेन में ही हो, ये साइक्लिक भी हो सकते हैं, साइक्लो एल्केन भी हो सकता है, ये साइक्लो एल्कीन भी हो सकता है, या एल्काइन भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकते हैं। साइक्लिक का मतलब क्लोज्ड कार्बन की वो साइकिल होगी जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेंजीन का मतलब सिर्फ यही है, 6 कार्बन ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, दैट इज बेंजीन। ठीक है, अच्छा। अब स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स है सबसे पहले। स्ट्रक्चर
ऑफ एल्केन्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। इसको आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते, जैसे ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड होता है, एक आपकी तरफ होगा, जैसे ये वाली फिंगर आपकी तरफ है, ऐसे को है आगे को, तो एक आपकी तरफ और ये थंब मेरी तरफ है, पीछे को है, मेरा थंब पीछे को है। ठीक है, तो ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जो बॉन्ड आपका होता है, उसको आप ऐसे वेज शेप में डार्क उसमें प्रेजेंट करते हो, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, और जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है उसको ऐसे डैश में प्रेजेंट करते हो। तो अगर ये मेरी फिंगर, ये आपकी तरफ, आप इधर बैठे हो तो ये फिंगर आपकी तरफ होगी, ये मेरा ऑब्जर्वर है, यहाँ पर हम आई बना देते हैं एक। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर की तरफ जो है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर वेज शेप, और ये देखने में जो बैक साइड पे आएगी वो वेज शेप, सॉरी वो डैश आ जाएगा। ठीक है, वेज एंड डैश प्रेजेंटेशन होती है। 109.5 डिग्रीज का एंगल होता है चारों के बीच में। ये 3 बॉन्ड ऐसे होते हैं, 4th बॉन्ड ऐसे डिफरेंट प्लेन में है ये। ठीक है, तो 109.5 का ये एंगल है। हाइब्रिडाइजेशन क्या, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp3, 1 सिग्मा, सॉरी 4 सिग्मा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और एंगल है 109.5 डिग्रीज। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स होते हैं विच हैव लिटिल एफिनिटी टू रिएक्ट, दे आर कॉल्ड पैराफिन्स, क्योंकि सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, why are they called paraffins? Because they have little affinity to react। और ऐसा क्यों है, क्योंकि सारे के सारे इसके सिग्मा बॉन्ड हैं जो कि स्ट्रांग होते हैं, राइट। तो इसीलिए एल्केन किसी से रिएक्ट करना पसंद नहीं करता, क्योंकि हमने किया था, देखो कि अगर किसी के पास सिंगल सिंगल बॉन्ड है, 4 बॉन्ड कार्बन के बन चुके हैं, तो कुछ ऐड तो हो नहीं सकता, तो उसको पुराना बॉन्ड तोड़ के नया बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और वो मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए कि ये पैराफिन्स होते हैं। अच्छा, अब इसमें आपके पास आता है इसकी प्रेपरेशन। नॉमेनक्लेचर तो आई गेस आप इतना तो कर लोगे, पर फिर भी चलो एक बार मैं नॉमेनक्लेचर विद आइसोमेरिज्म विद मेल्टिंग पॉइंट 3 चीजें बताती हूँ इकट्ठे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और बॉइलिंग पॉइंट, एक ही उससे मैं 3 चीजें बताती हूँ। मुझे ये कह लो C5H12 के लिए करना है। ठीक है, मेरे पास 5 कार्बन एटम्स हैं। इन 5 कार्बन एटम्स को मैं ऐसे सीधे चेन में भी अरेंज कर सकती हूँ, या 4 की चेन एक ब्रांच कर सकती हूँ, या 3 कार्बन एटम्स की चेन और 2 ब्रांच कर सकती हूँ। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरे पास पेंटेन, ये हो गया मेरे पास 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, एंड ये हो गया मेरे पास 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब ये नॉमेनक्लेचर भी हो गया, नाम लिख दिए मैंने। आइसोमर्स, इसके 3 आइसोमर्स बन सकते हैं। ये तीनों कौन से आइसोमर हो गए, इसके चेन आइसोमर्स हो गए, राइट। चेन आइसोमेरिज्म ये शो कर रहे हैं, ये नेम्स लिख दिए। अब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है, ये कहता है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है पेंटेन का, फिर है
2 मिथाइल ब्यूटेन का, और फिर है 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो अब ये क्यों है? क्योंकि ये कहता, ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी वेंडर वॉल फोर्सेस ज्यादा होंगी और उतना मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, देख लो इसको। अच्छा, एक अब आइसोमेरिज्म अगर किया ही है, एक स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो सिर्फ एल्कीन एग्जिबिट करता है, वो है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशंस, कन्फर्मेशंस में क्या है? ये कहता कि जैसे आपके पास अगर इथेन है, इथेन क्या होता है? CH3 CH3 CH3, ये आपके पास इथेन हो गया। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लो ये एक CH3 है जिसमें सेंटर में कार्बन है और 3 बॉन्ड्स इधर हैं, और ये दूसरा CH3 है। ठीक है, ये एक दूसरे के पीछे है। जैसे आपको सिर्फ मेरा एक हैंड दिख रहा होगा, इसके पीछे वाली फिंगर्स नहीं दिख रही होंगी क्योंकि एग्जैक्टली पीछे है। ठीक है, तो अगर ये दोनों CH3 ऐसे अरेंज्ड हैं कि ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म, राइट। अब ये कहता कि आप एक को स्टेबल रख के ऐसे 60, 120, 180 ऐसे करके बॉन्ड को रोटेट कर सकते हो, और ये रोटेशन सिर्फ सिंगल बॉन्ड में पॉसिबल है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हम ऐसे रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप डबल बॉन्ड बनाते हो तो वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों जगह जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे में आप उसको रोटेट नहीं कर सकते, वो तोड़ना पड़ जाएगा। लेकिन यहां से इस एक पार्ट को आप स्टेबल रखो ऐसे ही, और दूसरे को मोड़ दो 60 से, 120 से, 180 से, और ये सिर्फ एल्केन्स में पॉसिबल है। तो ये कहता है ऐसे रोटेशन करने से क्या होगा? नया आइसोमर बन जाएगा। जैसे अगर आपके पास ये एक कार्बन है डॉट के फॉर्म में, और इसके ये 3 हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं। ठीक है, और फिर इसके एग्जैक्टली पीछे ये सर्कल के फॉर्म में हम सेकेंड कार्बन को प्रेजेंट करते हैं, और इसके एग्जैक्टली पीछे इसके हाइड्रोजन लगे। लेकिन हम एग्जैक्टली पीछे को ऐसे थोड़ा सा तो हमें दिखाना पड़ेगा ना, तो ऐसे दिखा देते हैं कि ये ब्लू लाइंस एग्जैक्टली उसके पीछे प्रेजेंट है, और ये शो कर रही हैं दूसरा हाइड्रोजन जो पीछे वाला CH3 है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं 60 डिग्री से रोटेट करूं तो ये कैसे दिखेगा? 60 डिग्री से रोटेट करने के बाद येलो को हम सीधा ऐसे ही रख देते हैं कि येलो वाले को हम टच नहीं कर रहे। ठीक है, ब्लू वाले को हम चेंज करेंगे। तो 60 डिग्री पे ये, इसको मैं यहां तक ले आऊंगी तो ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर। ऐसे 60 डिग्री की रोटेशन पे ये ब्लू वाले तीनों ऐसे थे ना, ये ऐसे रोटेट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा लॉकर का व्हील होता है वैसा सही, वो 60 60 60 वैसे वाला रोटेट हो जाएगा। नेक्स्ट 60 डिग्री से रोटेट करोगे तो येलो वाले को हम वैसे ही रखते हैं
कि इसको तो हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ये ऐसे ही है। अब नेक्स्ट 60 डिग्री पे ये टोटल यहाँ पर 120 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर, ठीक है, यहाँ पर 120 के पास। और फिर उससे नेक्स्ट 60 डिग्री की रोटेशन पे वो 180 पे एकदम ऑपोजिट जगह पर पहुंच जाएगा, ऐसे यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पहले ऐसे था, यहाँ यहाँ सीधा ट्रायंगल वाला तीन शेप थी, अभी ये उल्टा हो गया, 180 डिग्री पे एकदम उल्टा हो गया। अगली 60 पे फिर रोटेट कर करके वापस इधर घूम के वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये जो रोटेशन है, इससे जो ये एक आइसोमर, ये दूसरा आइसोमर, ये तीसरा आइसोमर, ऐसे आइसोमर्स बनते हैं और इनको हम बोलते हैं कन्फर्मर्स, ठीक है। कन्फर्मेशंस, रोटामर्स, रोटेशनल आइसोमर्स, ये सब इसी के नाम हैं, राइट। तो जब कोई भी जो, रुको मैं दो कलर से बनाती हूँ, जैसे पहले बनाया था, ये हमने येलो बना दिया एक कार्बन और दूसरे वाले को हमने ब्लू बना दिया। जब ये एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे हैं, इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म, एक्लिप्स्ड फॉर्म। और इसमें क्योंकि एक दूसरे के एग्जैक्टली पीछे तो रिपल्शन होती है, रिपल्शन है तो ये लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है, और लेस स्टेबल हैं, और बस हाई हाई रिपल्शंस हैं इसके अंदर, ये पॉइंट लिख देते हैं, हाई रिपल्शंस हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे बनाते हो कि इसमें जो बॉन्ड है वो ऐसे हो जाए एकदम, तो ये हो जाती है स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड, और ये मोर स्टेबल हो गया, ठीक है। और इसमें लीस्ट रिपल्शंस होती है इस फॉर्म में। बीच वाली फॉर्म्स भी होती है, वो स्क्यू फॉर्म्स बोलते हैं। ये आपकी लीस्ट स्टेबल हो गया, ठीक है। और ये जो आपस में रूम टेम्परेचर पे ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो 12.5 किलो जूल की चाहिए होती है, इसीलिए ये आराम से कन्वर्ट होते रहते हैं। और इस पे क्वेश्चन भी आता है दैट दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, इसी वजह से दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज, हाँ, ये जो एंगल से, जितने भी एंगल से आप रोटेशन कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि ज्यादा छोटा हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉपरली दिखेगा नहीं, मैं से यहाँ लिख लेती हूँ। दिस इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल। और जो रिपल्सिव इंटरैक्शन इसको ओवरकम करनी होती है, वो उसको हम बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। जो इसको जोर लगेगा ना रोटेट करने के लिए, दैट इज टॉर्शनल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक है, लिख लो इसको। अब ये सारा कन्फर्मर्स का आपको सारी चीजें यहाँ से पता लग जाएंगी। इस पे आ सकता है व्हाट इज टॉर्शनल स्ट्रेन, व्हाट इज डायहेड्रल एंगल, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, ये रूम पे सेपरेट क्यों नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि ये इंटरकन्वर्टेबल है एक दूसरे में, और ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन ही शो कर सकता है, क्योंकि उसमें रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन possible around the bond, that is possible, right। ये हो गया आपका इसके आइसोमर्स। अब हम करते हैं इसके प्रेपरेशन, एल्केन्स की प्रेपरेशन। तो आपको 3 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन
एनसीईआरटी में दिए हैं। आपको ना पूरा चैप्टर 1 2 में याद होना चाहिए ऑर्गेनिक ऐसे की जाती है कि अगर आपको कुछ भी एल्केन के बारे में कुछ भी क्वेश्चन है तो इसमें आपको सोचना पड़ता है। अच्छा मैंने अपनी एनसीईआरटी कुछ भी बाहर से करने की जरूरत नहीं है। डोंट गो फॉर बिगर बुक्स ये प्रदीप्स एंड मॉडर्न्स, बिकॉज उसमें सिर्फ आप एनसीईआरटी सॉल्व बैक एक्सरसाइज करो, अदरवाइज यू विल गेट लॉस्ट इन दैट बुक। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन द रिएक्शंस गिवन इन एनसीईआरटी। कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। बात यह है कि आपको अप्लाई करने को आएगा तो आपको दिमाग अपना लगाना है। ठीक है, अदरवाइज कंपटीशन में भी, नीट के लिए भी, जेई के लिए भी, आई सजेस्ट टू डू एनसीईआरटी। ठीक है, 99% उनमें भी वहीं से आएगा। एक दो क्वेश्चन अगर इधर उधर से आएंगे इट्स फाइन, बट फोकस ऑन द अदर क्वेश्चंस जो कि उसमें से ही आएंगे। ठीक है, पहले वो तो ठीक कर लो। वो एक दो क्वेश्चंस के लिए आपको बड़ी बुक्स उठाने की जरूरत नहीं है, पहले एनसीईआरटी पूरे अच्छे से करो, थरली करो। ठीक है, अब इसमें एल्केन्स में जो हमारे को रिएक्शन है वो है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। और तीसरा है डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ऐसे पहले तो तीनों वो लिख लेने हैं, फिर इनकी डिटेल लिखेंगे। अब हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब होता है? हाइड्रोजनेशन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे आपके पास है एल्कीन, इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करते हो प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है आपके पास प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल। इसमें H2 ऐड किया है आपने, H2 उधर लिख दिया हमने। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो आपने बनाया है ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर से ये H2 को अगर मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ टूट के एक हाइड्रोजन इधर लग रहा है, एक हाइड्रोजन इधर। दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। फिर है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या है? एल्काइल हैलाइड है CH3Cl। इसमें अगर आप जिंक की प्रेजेंस में H2 ऐड करते हो, ठीक है, अब मैं फिर से H2 दूसरे कलर से बनाती हूँ। ये मैंने H2 से HH ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, दूसरे से तो इसमें क्या होगा फिर, ये H और ये Cl निकल जाएगा, राइट, और ये बन जाएगा CH3 और H मतलब CH4। ठीक है, तो एल्केन बन गया। एल्काइल हैलाइड में आपने जिंक की प्रेजेंस में H2 ऐड किया तो ये H और Cl निकल जाएगा, ये दोनों निकल जाएंगे तो ये आपस में जुड़ जाएगा और ये एल्केन बन गया। तो एल्काइल हैलाइड से आप ऐसे बना सकते हो, या फिर आप कर सकते हो वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन क्या है? अब देखो जरा, वुड्स रिएक्शन है कि आप दो एल्काइल हैलाइड लेते हो, लेट्स से यहाँ पर CH3Cl
और मैं दूसरा CH3Cl ऐसे को बना रही हूँ ताकि आपको याद करना और समझना दोनों आसान हो। ठीक है, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 सोडियम 2Na। ठीक है, और क्या होगा अब, यहां से ये Cl और यहां से ये Na ये निकल जाएगा और क्या मिल जाएगा आपको, ये CH3 और ये CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, इसमें अब ये सब निकल गए, 2NaCl निकल गया और ये एल्केन बन गया। लेकिन इसमें ये क्वेश्चन बोलता है कि इसमें ये जो आप एल्काइल हैलाइड लेते हो ना, दोनों ये सिमेट्रिकल होने चाहिए, सेम होनी चाहिए, और ये वाला एल्काइल हैलाइड सिमेट्रिकल होना चाहिए, क्योंकि अगर अनसिमेट्रिकल आया तो उसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब क्या होता है देखो, अनसिमेट्रिकल का भी यहां देखते हैं। अगर मैं मान लो एक लेती हूँ मिथाइल क्लोराइड और एक लेती हूँ इथाइल क्लोराइड, CH3CH2Cl। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और उसमें बैक एक्सरसाइज में भी इस पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने ये लिया, तो अब इसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन 3 कॉम्बिनेशन होंगे। एक होगा CH3Cl का CH3Cl के साथ ही कॉम्बिनेशन, जिसमें 2Na है आपके पास, ये निकल जाएगा और ये दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, दूसरा है, यहाँ पर CH2 आएगा बेटा, ये कि एक इथाइल क्लोराइड और दूसरा भी ले रहे हो आप इथाइल क्लोराइड, और इसमें अब आप सोडियम डाल रहे हो। ठीक है, तो इसमें भी ये निकल जाएगा, ये पूरा NaCl निकल जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, और थर्ड वन क्या है कि एक मिथाइल क्लोराइड और एक इथाइल क्लोराइड। अब आपके कोई मर्जी से नहीं कोई रिएक्ट कर रहा है, दो चीजें मिक्स कर रहे हो अगर आप, तो वो रैंडमली कुछ भी मिक्स होगा, एक बूंद में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये यहां से निकल के ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3। तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स बन गए बेटा। ठीक है, तो इसीलिए ये कहता है कि आपने मिक्सचर अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं लेना, टू अवॉइड दिस मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। दिस इज वुड्स रिएक्शन, और ये क्वेश्चन वुड्स रिएक्शन से आएगा डायरेक्ट। अगर व्हाट इज वुड्स रिएक्शन आता है तो आप इनकी नेमिंग रिएक्शन बोलते हैं, इस तरह के रिएक्शन को तो आ सकता है, तो आप ये रिएक्शन लिखोगे। अगर वो बोलता है कि हम क्यों अवॉइड करना चाहते हैं अनसिमेट्रिकल alkyl halides are not preferred in Wurtz reaction, तो आप ये लिख दोगे। ठीक है, ओके, उसके बाद हम करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है बेटा CO2 निकल जाना। ठीक है, डी कार्बो, डी मीन्स निकलना, ठीक है, रिमूवल, और कार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड से आया। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है ये कि अगर आप लोगे CH3COONA और इसमें आप डालते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइम एंड यू हीट इट, तो क्या होगा, यहां से ऐसे लिख देना है पूरा इसी फॉर्म में,
और ये Na2CO3 पूरा निकाल देना है। अब ये Na2CO3 के फॉर्म में CO2 निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो Na2CO3 के फॉर्म में निकल रहा है। अब ये सारा निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CH3 और H, वी कैन राइट इट एज CH4, मीथेन। ठीक है, और क्या निकला साथ में, Na2CO3, राइट, ये निकल गया। तो ये भी नेमिंग रिएक्शन के फॉर्म में आता है। तो ये सोडियम एसीटेट है, नाम याद कर लेना है, कॉमन नेम्स सोडियम एसीटेट। इसमें हम ये सोडा लाइम हम इसको बोलेंगे, NaOH हो गया, और लाइम डाला, इसमें हीट किया तो एल्केन मिला। अब देखो, अगर इसका एक स्पेशल ये फीचर क्या हुआ, कैसे याद रखना है कि इसमें जो भी प्रोडक्ट है उसमें रिएक्टेंट से एक कार्बन कम है, 1 कार्बन लेस। तो अगर आपको मान लो यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स का एल्केन बनाना है, तो यहाँ पर मुझे कितने कार्बन लेने पड़ेंगे, क्या फॉर्मूला होगा मेरे पास यहाँ पर, ताकि मैं ये बना सकूं, प्रोपेन बना सकूं, बताओ जरा, कितने कार्बन मुझे लेने पड़ेंगे इधर, क्या फॉर्मूला होगा इस रिएक्टेंट का। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, बोलो। यू कैन ऑल्सो राइट इन योर चैट, आई विल चेक। आप अनम्यूट करके बता भी सकते हो। जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आप देख रहे हो ऊपर रिएक्शन, आपको बस उसी को कॉपी करना है। आपको 2 कार्बन का जब एसिटेट, एसिड वर्ड ना 2 कार्बन के लिए कॉमन वर्ड यूज होता है। तो आपके पास सोडियम एसिटेट था, तो 1 कार्बन कम वाला आपको एल्केन मिला। तो मैं पूछ रही हूँ, अब कितने कार्बन का एसिटेट लेना पड़ेगा ताकि आपको प्रोपेन मिले। कोई तो बोलो बेटा, ऐसा तो नहीं, फिर नहीं समझ आया तो बताओ फिर कि नहीं, मैम रिपीट कर दो पहले, नहीं तो आंसर दो। जसमीत बेटा, आपकी ना आवाज कट कट के आई तो मुझे समझ नहीं आया, कैन यू राइट इन द चैट। ऐसे आप H ना भी लगाओ, आप मुझे फॉर्मूला अपनी कॉपी पे फॉर्मूला बना के लिख के दे दो। क्योंकि आपकी आवाज पूरी कट के आ रही थी। और भी जिस जिसको आता है यू कैन सेंड मी इन चैट बेटा। है, ठीक है। देखो, पूर्ति और सक्षम ने मुझे आंसर भेजा है, और कोई भी भेज सकता है। आंसर मैं खुद बताऊंगी, आप अपने समझ तो बताओ कि क्या सोच रहे हो, कितने कार्बन का होना चाहिए। अब देखो, आपको चाहिए 3 कार्बन एटम्स, तो टोटल यहाँ पर आपके पास कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो पहला CH3, सेकंड फिर CH2, क्योंकि बीच वाले कार्बन पे CH3 नहीं, आप बॉन्ड बना सकते हो। ठीक है, आपको सिंपल अगर स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है तो मतलब H तो बाद में भी लगाए जा सकते हैं, जिसको भी कंफ्यूजन होती है ना कितने हाइड्रोजन होंगे, तो आप H मत लगाया करो पहले, ऐसे आप सीधे ये बना दिया करो। ठीक है भाई, मेरे को तो 4 कार्बन एटम्स चाहिए और एंड में COONA चाहिए, ताकि ये वाला, क्योंकि ये वाला कार्बन निकल जाता है ना, तो इसके निकलने के बाद भी 3 बच जाए। ठीक है, बाकी तो आप हर कार्बन के हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बना के उसको कंप्लीट कर सकते हो। अभी हमने क्या निकालना था, Na2, इसमें NaOH डालना है ना, तो Na2CO3 ये पूरा निकल जाएगा।
दिस विल गेट एलिमिनेटेड, तो ये क्या बच जाएगा, 1 2 3 कार्बन का एल्केन, जो कि हो जाएगा प्रोपेन। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे सोडियम ब्यूटेनोएट। दिस इज सोडियम ब्यूटेनोएट। ठीक है, जैसे सोडियम एसिटेट था 2 कार्बन एटम का। अच्छा अब देखो, हाँ जी, मुझे एक और जसमीत ने भी भेजा था आंसर, ठीक है गुड। ऐसे आप चैट में आंसर भेजोगे तो मैं चेक भी कर लूंगी, पर इंटरैक्ट करो, पूछो, कोई चीज नहीं पता लग रही, गलत हो रही है या कुछ भी तो बताओ कि मैम ये नहीं हो रहा। अच्छा अब देखो, नेक्स्ट मैं आपको कॉल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को पहले तो प्रोडक्ट याद करना बताती हूँ, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर मैं उसका मैकेनिज्म समझा दूंगी, जबकि मैकेनिज्म से आता नहीं है, बट गुड टू नो है, इट इज बेस्ड ऑन रिडॉक्स रिएक्शंस, राइट। सो पर यू नीड टू फोकस कि प्रोडक्ट्स क्या आते हैं, और प्रोडक्ट्स याद होंगे तो मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के बाद भी याद करना इजी होगा। ठीक है, और अंडरस्टैंड करना भी। तो कॉल बेस्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, तो इसको बताती हूँ। अच्छा अब इसमें क्या है बेटा, इसमें आपके पास CH3COONA यही ले रहे हो आप, सेम रिएक्शन है मगर इलेक्ट्रोलिटिक के लिए आप इसको बना रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसको ऑब्टेन कर रहे हो। CH3COONA, साथ में इसमें है वाटर। ठीक है, तो क्या बनेगा इसमें, ये, हाँ बस यहाँ पर देखो ऐसे सर्कल लगा दो, पहले दोनों CH3 को, फिर दोनों CO2 को, फिर आप देख रहे हो मैंने वाटर को HOH लिखा है, उसका भी मेरा पर्पस है आपको प्रोडक्ट्स याद कराना, ये दोनों NaOH को और फिर ये दोनों हाइड्रोजन्स को। ठीक है, अब देखो हम प्रोडक्ट्स लिखते हैं, पहले ये CH3 ये आपस में बॉन्ड बना लेगा, एल्केन बन जाएगा, ये इथेन बन गया। फिर ये दूसरे सर्कल में है 2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तीसरे सर्कल में है NaOH, और चौथे सर्कल में है H2, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो कॉल बेस्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में ये आपको प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। अब हम करते हैं कि ये मिलेंगे कैसे, तो इसका जो रिएक्शन होता है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। जैसे इसमें कहता कि आपके पास ये आयन है CH3COO नेगेटिव। ठीक है, ये क्यों बनेगी आयन, ये बनेगी जब आपके पास ऑक्सीजन Na से इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसने लिया होगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। एक मिनट रुको। ठीक है, एक एक्स्ट्रा उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, जिसकी वजह से उस पर चार्ज आया है। अब ये चार्ज वो लूज करना चाहेगा, ये रिएक्शन होगा एनोड पे। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लूज करेगा तो इसके पास सिर्फ इसके वाले इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और ये था 1, सॉरी चेंज द कलर, हाँ 1 2 3 4, ये 5 रह जाएंगे, पहले 6 थे ना, ये इसका ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल जैसे ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो ये इस तरीके से ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा जो इसके पास एक्स्ट्रा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन अब ये तो स्टेबल नहीं हुआ ना, ये तो फ्री रेडिकल बन जाता है, अनस्टेबल हो गया, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है। ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होना। तो ये क्या करता है, इसकी जो इधर ये वाला बॉन्ड है
ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, ये इसको सेंटर से तोड़ेगा, होमोलिटिक फिजन जो हमने किया था, इसको यहां से ब्रेक करके एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज देगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज देगा। तो इससे क्या बनेगा, इसके पास ये जो CH3 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल। और ये जो CO2 है, इसके ऑक्सीजन के पास हमने किया था कि ऑलरेडी फ्री रेडिकल है, लेट्स इग्नोर अदर्स, ऑलरेडी फ्री रेडिकल है। और यहाँ पर इससे ये वाले बॉन्ड से भी इसको एक फ्री रेडिकल मिलेगा। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिलके बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, होमोलिटिक फिजन से फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ पर इसका रह जाएगा फ्री रेडिकल, और ये आपस में CO2 बन जाएगा। अब ये देखो CO2 का काम तो हो गया, ये हमें मिल गया। ये जो CH3 है, हम इसके ना 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। यहाँ पर हम 2 ले लेंगे, 2 CH3COO नेगेटिव, जिसकी वजह से ये 2 CO2 बन जाएंगे। और ऐसे 2 CH3 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके एल्केन बना देंगे। ठीक है, अब ये तुम्हारा एसीटेट आयन का काम हो गया, इतना काम हो गया। ठीक है, अब एसीटेट आयन था तो Na पॉजिटिव आयन बच जाएगा, और पानी में से OH नेगेटिव, तो ये NaOH का काम बच गया, हो गया। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे रहा है, अगर आप 2 मॉलिक्यूल्स लोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ये देगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है, वैसे क्या होता है, H पॉजिटिव, पानी में H पॉजिटिव आएगा ना, और OH नेगेटिव आएगा। तो ये 2 H पॉजिटिव क्या करते हैं, यहां से निकले हुए इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये H फ्री रेडिकल बन जाता है। फ्री रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इसने लिया, तो पॉजिटिव हट जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल जाएगा, तो उस पर नेगेटिव नहीं आएगा, उसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिला है। ठीक है, तो ये इसको फ्री रेडिकल बना देगा। ठीक है, और एक H फ्री रेडिकल और दूसरा H फ्री रेडिकल आपस में मिलके ये H2 बना देंगे। ठीक है, I know this is bit complicated, but it is given in the NCERT and it is based on redox reactions. ठीक है, तो अगर किसी को है कि नहीं मुझे ये स्टेप नहीं पता लगा तो पूछो, अदरवाइज आई वुड प्रेफर कि आप अगर सीधे ऐसे इनको सर्कल्स लगा के लर्न कर लो प्रोडक्ट्स, दैट वुड बी इनफ। ठीक है, और ऐसे अगर लिखने को आए तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, यू नो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, तो आप थोड़ा सा उसको कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शंस की क्लैरिटी है तो ये रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर ही बेस्ड है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड फ्री रेडिकल रिएक्शन। बोलो, अब इसमें से कुछ पूछना है तो बोलो। ठीक है, फिर तो ये हमारी एल्केन्स की प्रेपरेशन हो गई बेटे। ठीक है, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसका तो मैं सिर्फ आपको एक एक पॉइंट बता देती हूँ, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले क्या है, ये कहता है कि जो एल्केन्स हैं, फर्स्ट 4 तो फिजिकल स्टेट जो है इसकी, पहले से लिख देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट जिसमें आ जाएगा कि पहले 4 तो इसमें गैसेस होती है, फर्स्ट 4 मेंबर्स आर गैसियस, फिर 5 to 17 वाला लिक्विड्स एंड 18 एंड अबव वाले सॉलिड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सेकेंड पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो, क्योंकि जो एल्केन्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं, उस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होते,
और उसमें एग्जिबिट हो रही होती हैं वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, नॉन पोलर है, वैन डर वाल फोर्सेस हैं, इसीलिए इन जो कि वीक फोर्सेस हैं, वैन डर वाल फोर्सेस जो है वो वीक फोर्सेस हैं, इसीलिए इनके हमेशा लो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होंगे। ठीक है, बिकॉज दे आर वीक इन फोर्सेस, दे हैव वीक फोर्सेस। ठीक है, फिर आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का तो रूल है बेटे, सॉल्युबिलिटी रूल बोलता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक जैसी चीजें आपस में मिक्स हो जाती हैं इजीली। मतलब अगर कोई पोलर चीज है तो वो पोलर में मिक्स हो जाएगी, और अगर नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में मिक्स हो जाएगी। अब एल्केन्स कैसे हैं? एल्केन्स आर नॉन पोलर, so they mix in oil but not in water. Alkanes are non-polar, so they mix in oil. ठीक है, not in water. Write it down. अब देखो, नेक्स्ट हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले तो मैं सारे लिख देती थी क्या क्या एल्केन्स में ये शो करता है। इसमें सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड हम पढ़ेंगे कंबशन, थर्ड हम पढ़ेंगे आइसोमराइजेशन, फोर्थ हम पढ़ेंगे एरोमेटाइजेशन, फिफ्थ हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद स्टीम, ठीक है, और सिक्स्थ हम पढ़ेंगे पायरोलिसिस। ठीक है, ये टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें हम करेंगे जिसमें आपका एरोमेटाइजेशन वाला, कंबशन और सब्स्टिट्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। These reactions are more important. बाकी थोड़ा जनरल है, ठीक है, और इजी भी है। चलो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या है, ये कहता जैसे अगर आपके पास मीथेन है, अब देखो मैंने आपको बोला था कार्बन अगर अपने 4 बॉन्ड्स उसने बना लिए हैं तो
अब उसके पास ऑप्शन नहीं है कुछ ऐड करने की, तो वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब एल्कीन में जो सबसे ज्यादा देखा जाता है रिएक्शन वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मतलब होमोलिटिक क्लीवेज होगी और इसका फ्री रेडिकल बनेगा, और ये होमोलिटिक क्लीवेज होती है लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने यहाँ क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कराना है हाइड्रोजन को हटा के, तो इस Cl2 से भी फ्री रेडिकल बनेंगे। ठीक है, ऐसे बॉन्ड क्लीव होगा और ये एक H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल यहां से निकल जाएगा, और ये दूसरा Cl फ्री रेडिकल इधर आके ज्वाइन कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ये बन जाएगा CH3Cl। ठीक है, तो ऐसे ही एक एक करके जो है, जैसे जैसे आप क्लोरीन ऐड करते जाओगे, ये CH3Cl, फिर से आप क्लोरीन ऐड करोगे लाइट की प्रेजेंस में, तो एक और Cl उसमें लग जाएगा। ठीक है, फिर से आप एक और Cl2 ऐड करोगे लाइट की प्रेजेंस में, ये CH3Cl बन जाएगा, और फिर से आप एक और ऐड करोगे, ये CHCl3, और ये बन जाएगा CCl4। CCl4। ठीक है, तो ऐसे जो है 4 हाइड्रोजन एक एक करके, ठीक है, चेन में चलता है रिएक्शन, चलता रहता है जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाएं, और आप और क्लोरीन ऐड करते रहोगे तो वो चलता रहेगा। तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, जिसमें पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, जिसमें होमोलिटिक क्लीवेज होके फ्री रेडिकल जनरेट होते, इनिशिएशन रिएक्शन। ठीक है, फिर होता है प्रोपगेशन, जिसमें ये जो फ्री रेडिकल है ये जाके किसी एल्केन के पास जाके उसका भी फ्री रेडिकल बनाएगा, एक के साथ खुद जुड़ जाएगा, एक को छोड़ देगा, इधर जुड़ गया खुद तो ये निकल जाएगा। ठीक है, और अब क्या बच गया, ये फ्री रेडिकल बन गया, ये CH3 इसका फ्री रेडिकल बन गया, तो ये आगे रिएक्शन करवाता रहेगा, वो प्रोपगेशन स्टेप आ गया। और ऐसे ही कोई दो फ्री रेडिकल आपस में जब कंबाइन कर जाएंगे तो उसको हम बोल देते हैं टर्मिनेशन। जब या तो दो Cl फ्री रेडिकल कंबाइन कर जाए, या फिर दो CH3 फ्री रेडिकल कंबाइन कर जाए, या फिर एक CH3 और एक Cl फ्री रेडिकल कंबाइन कर दो, ये टर्मिनेशन में आ जाता है, खत्म की बात। ठीक है, यहाँ पर बन रहा है फर्स्ट स्टेप में इनिशिएशन हो रही है, बन रहा है प्रोपगेशन हो रही है, बना हुआ रेडिकल नया फ्री रेडिकल बना रहा है, और यहाँ टर्मिनेशन हो रही है जिसमें ये आपस में ज्वाइन करके खत्म कर रहे हैं चेन को। ठीक है, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर आता है आपके पास कंबशन। कोई क्वेश्चन है इसमें से, यू कैन राइट इन द चैट और यू कैन आस्क। मुझे किसका आया है चैट में क्या क्वेश्चन?
बोलो बेटे। कुछ भी इस वाले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपको आया है इसमें, लेकिन +2 में जब इसको हम पढ़ते हैं तो वो मैकेनिज्म नहीं देता, क्योंकि वो ये लेके चलता है कि आपने +1 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कोई भी डाउट है तो पूछो, नहीं है तो फिर करो आगे कंबशन रिएक्शन। कंबशन में तो बेटे जैसे ये कहता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हो ना, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, कितने भी कार्बन एटम्स की हो, जब भी आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट करोगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी हीट रिलीज होती है। ठीक है, अब ये तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। अगर कम ऑक्सीजन हो तो उसकी इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और एक कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन भी होती है जिसमें आप अपनी मर्जी से कैटलिस्ट डाल के अपने हिसाब का प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास है ये मीथेन और ऑक्सीजन, अगर मैं इसमें डालती हूँ 523 केल्विन पे 100 एटमॉस्फेयर कॉपर ट्यूब में, तो मुझे मिल जाएगा मीथेनॉल, जो कि एक अल्कोहल है। ठीक है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में कॉपर डाल के इस टेम्परेचर पे मुझे मिल रहा है अल्कोहल। देन अगर मीथेन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में MO2O3 और हीट किया तो ये बन रहा है एल्डिहाइड मीथेनॉल। सेम ही रिएक्टेंट है, आपने कैटलिस्ट चेंज किया और इसका कोई और फंक्शनल ग्रुप मिल गया। मीथेनॉल इज एन एल्डिहाइड, पहले अल्कोहल मिला था फिर आपको मिल गया एल्डिहाइड। ठीक है, और अगर आपके पास ये एल्केन है, टर्शरी एल्केन, और आपने इसकी ऑक्सीडेशन की है, ठीक है, क्या डाल के की है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो, जैसे KMnO4। ठीक है, यहाँ हम डाल देते हैं कि कैसे बन रहा है KMnO4। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, एक टर्शरी अल्कोहल बन जाता है। तो आप देख रहे हो सेम रिएक्टेंट से बस कैटलिस्ट चेंज करके you can get different functional group, you can get alcohol, you can get aldehyde, you can get tertiary alcohol। ठीक है, और आपको ऐसे एसिड भी मिल सकता है। फोर्थ वाले रिएक्शन में अगर आप ऐसे ही कोई एल्केन लेते हो, मैंने इथेन ले लिया, इसकी ऑक्सीडेशन करते हो, ठीक है, in the presence of manganese acetate, और उसको हीट करते हो तो ये आपको मिल जाएगा एसिटिक एसिड प्लस वाटर। ठीक है, तो एसिड मिल गया अब यहाँ पर। तो ये बता रहा है कि आप सेम उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सकते हो। आपको एसिड मिल सकता है, आपको अल्कोहल मिल सकता है, आपको एल्डिहाइड मिल सकता है। आपको क्या इसमें देखना है, क्या कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो,
कॉपर या मैंगनीज मोलिब्डेनम ऑक्साइड या फिर KMnO4 या मैंगनीज एसीटेट। ठीक है, ओके। रिएक्शन विद स्टीम में सीधा है कि वो CO प्लस H2 वाटर गैस बनाता है। ठीक है, मीथेन प्लस वाटर, ये CO प्लस H2, इसको बोलते क्या बोलते हैं, वाटर गैस। ठीक है, आइसोमराइजेशन में भी कुछ वो नहीं, जैसे ही कहता है कि अगर आपके पास 5 कार्बन एटम्स हैं तो अगर आप इसमें एनहाइड्रस AlCl3 डालते हो तो इसके आइसोमर बन जाएगा। ठीक है, लाइक ये बन जाएगा, तो ये आइसोमराइजेशन हो गया। AlCl3 आपको डालना है। पायरोलिसिस में कहता है, पायरो मीन्स हीट एंड लिसिस मीन्स तोड़ना। तो अगर आप हीट कर रहे हो किसी चीज को तो वो स्मॉलर फ्रैक्शंस में टूट रहा है, वो पायरोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये 4 कार्बन एटम्स हैं, अगर आप इसको हीट कर रहे हो तो एक तो क्या होगा, ये एल्कीन और H2 बन सकता है, या फिर ये 1+3 का फ्रैक्शन या 2+2 का फ्रैक्शन, इसमें फिर एल्कीन, क्योंकि हाइड्रोजन कम हो जाते हैं ना तो एल्कीन बनता है फिर ये। ठीक है, तो ऐसे पायरोलिसिस से हीट करके आप चेन को तोड़ सकते हो और आपको कंपाउंड मिल जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दीज आर लेस इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपको यहीं पर ये दे दिए। सब्स्टिट्यूशन और कंबशन मैंने डिटेल में बता दिया। अरोमेटाइजेशन का सिंगल ही रिएक्शन है और ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप क्या कहते हो, चेन से एरोमेटिक रिंग बनाते हो। तो जैसे अगर आपके पास 1 2 3 4 5 और ये नहीं, यहाँ मैं 3 4 5 और 6 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, अब इनको हमने क्या करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे होगा, ये कंबाइन होगा, हाइड्रोजन अगर हम इसके निकाल देंगे। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, जैसे कि Cr2O3 डाल दें या V2O5 डाल दें। ठीक है, इनमें से कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, तो ऑल्टरनेट पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता रहेगा और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन। ठीक है, 6 कार्बन एटम की साइकिल से मिल जाएगा बेंजीन। ठीक है, दिस इज एरोमेटाइजेशन। तो एल्केन तो इतना ही है। अभी मैं आपको देती हूँ इसके कुछ क्वेश्चंस करने को, वो ट्राई करो। अब देखो, फ्री रेडिकल मैंने बताया, अब आपको इसके लिए आंसर लिखना है। राइटिंग द क्वेश्चन, यू हैव टू राइट द आंसर। So question is, how do you account for the formation of ethane, no, ethane during chlorination of methane? Okay. देखो, अब ये चीज हमने की हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता कितने बच्चे इसको कर पाएंगे। मैं आपको बोर्ड पे दिखा दूंगी जहां पर ये रिएक्शन हुआ है। ठीक है, पर पहले आप ट्राई करो कैसे करोगे इसको। आई गिव यू 5 मिनट्स, फटाफट देखो, ट्राई करो क्या लिखोगे इसमें।
देखो, आपको बोला था कि ये ऑलरेडी हमने किया है, तो यहाँ पर इसने बोला है कि आप कैसे बोल सकते हो कि इथेन बनता है जब मीथेन का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें देखो, जब हमने ये मैकेनिज्म किया तो ये देखो क्या कहा गया। ये नहीं था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वेट सॉरी। यस, हाँ, अब ये देखो टर्मिनेशन के टाइम पे ये वाला रिएक्शन CH3 जब आपस में कंबाइन करे, तो आपको ये पूरा ही लिखना पड़ेगा इसमें कि जो रिएक्शन है उसमें इनिशिएशन रिएक्शन होता है जिसमें फ्री रेडिकल जनरेट होता है, प्रोपगेशन में वो आगे बढ़ता है, टर्मिनेशन में दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके वो खत्म कर देते हैं रिएक्शन। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन पे बन क्या रहा है, यहाँ पर बन रहा है इथेन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लो फिर। हम्म, मैं जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें आते हैं वो बता देती हूँ। अब एक स्ट्रक्चर है इसमें, मान लो ये स्ट्रक्चर है आपका, आपको इसमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन्स। करो जरा।
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन काउंट करने हैं. डू इट. अपनी चैट में आप लिख सकते हो कितने प्राइमरी हैं, कितने सेकेंडरी हैं, कितने टर्शरी हैं. किया आपने? बोलो कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है इसमें. दिस इज प्राइमरी 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 प्राइमरी. जो एक ही तरफ कार्बन से जुड़ा होता है उन कार्बन को हम बोलते हैं प्राइमरी. बाकी सारी तरफ वो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है तो वो प्राइमरी है. इनफैक्ट ये जो ये वाला है कार्बन ये भी प्राइमरी है. उसका भी एक ही तरफ कार्बन के साथ कनेक्शन है. ठीक है. ये सब प्राइमरी है. और सेकेंडरी में जो दो तरफ कार्बन से कनेक्टेड होता है लाइक दिस इज सेकेंडरी. ये भी सेकेंडरी है. और ये भी सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है. और टर्शरी इसमें नो दिस वन इज टर्शरी. ये तो 3 डिग्री है. इसके तीनों तरफ 1 2 3 3 साइड्स. दिस इज ऑल्सो टर्शरी. ऊपर वाला मुझे अलग ही वो दिख रहा था. ठीक है. ये दोनों टर्शरी हैं. यस ये दोनों टर्शरी है. बाकी ये वाला दिस वन इज सेकेंडरी. दिस वन इज ऑल्सो टर्शरी. नीचे भी है इसके. दिस वन इज सेकेंडरी. यस राइट. तो ये वाले ग्रीन वाले जो हैं बड़े सर्कल वाले ये सारे प्राइमरी हैं. और ये टर्शरी है, ये टर्शरी है, ये टर्शरी है और ये आपका सेकेंडरी है. ठीक है. ऐसे आप काउंट कर सकते हो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन. ओके चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एल्केन्स का. अब देखना कैसे ये घुमा के क्वेश्चन पूछते. डायरेक्ट नहीं आपसे कोई पूछता है इसमें क्वेश्चन. डायरेक्ट पढ़ने के लिए होता है क्वेश्चन. इसमें बोलते हैं राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल एल्कीन्स. राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ all alkenes which on hydrogenation give which on hydrogenation give 2-methyl butane. 2-methyl butane. ठीक है. तो आपको ये बताना है कि ये 2-मिथाइल ब्यूटेन कौन सी वाली एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करके बनेगा. जो हमने प्रेपरेशन किया था ना कि एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करोगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो एल्केन मिलेगा. अब आपको एल्केन गिवन है और आपको ये सोचना है ये डबल बॉन्ड इस कंपाउंड में कहाँ प्रेजेंट है. ट्राई करो इसको.
अब देखो कहाँ कहाँ ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। ये आपको एल्केन अगर ये वाला चाहिए तो किधर भी आपको कोई वो नहीं है, किसी भी साइड आप एल्केन के लिए डबल बॉन्ड बना सकते हो। लाइक ये है ना, तो इसमें आप डबल बॉन्ड इधर लगा के हाइड्रोजन ऐड करोगे तब भी चल जाएगा। अगर इसमें आप डबल बॉन्ड इधर लगा के ऐड करोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, पर इसका नेम सेम नहीं होना चाहिए, तो दोनों नेम सेम हो जाएंगे। अगर आईयूपीएसी नेमिंग करोगे तो इधर लगा दो एक कंपाउंड में, और अगर क्योंकि वो सेम नेम होता है तो मतलब वो सेम ही स्ट्रक्चर है, तो आपने कोई डिफरेंट कंपाउंड नहीं उनको बता दिया। ठीक है, और थर्ड इज जब आप, और कौन सा होगा, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर बना दो। यस, ये 3 एल्कीन्स आपके पॉसिबल हैं जिनकी हाइड्रोजनेशन से आप ये एल्केन बना सकते हो। ठीक है, अब देखो कोई और क्वेश्चन इसमें से जो आप पूछना चाहते हो एल्केन से रिलेटेड। मैं आपको असाइनमेंट भिजवा दूंगी जीओसी की भी, एल्केन की भी, आप उसके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें मैंने आपको वो कर दिया कि इसमें आपने ये टाइप ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो एरोमेटाइजेशन, कंबशन और सब्स्टिट्यूशन, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, वोल्स रिएक्शन का भी जो भी क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया कि कौन से पार्ट में से क्या क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इनको रिवाइज करना। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।